सप्रे संग्रहालय यदि आज 5 करोड़ पन्नों का एक देश की राष्ट्रीय भौतिक धरोहर के संरक्षण कर रहा है तो इसके पीछे एक बड़ा योगदान है। सप्रे संग्रहालय लाइब्रेरी नहीं है, सप्रे संग्रहालय एक रिसर्च सेंटर है और ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका संदर्भ ग्रंथ सप्रे संग्रहालय में मौजूद ना हो। नई पीढ़ी बहुत जोरदार आ रही है, बड़े कैसे सही एक कमिटमेंट के साथ आ रही है, इनमें दृष्टि भी है। दूसरी बात है दाएं बाएं यहाँ वहाँ नहीं भटकते हैं। नमस्कार। प्रणाम उद्दंत, जो हम कहते हैं कि प्रणाम उद्दंत मार्तंड, जिसके सापेक्ष हम आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। 200 साल हिंदी पत्रकारिता के होने जा रहे हैं और इस पत्रकारिता के 200 साल हिंदी पत्रकारिता के हम अलग अलग विभूतियों से बात कर रहे हैं, जिनके लिए पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं रहा बल्कि जीवन का एक मिशन बना। ऐसी एक विभूति, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने पत्रकारिता को जन सरोकार बनाया और अलग अलग अखबारों में रहकर और अलग अलग भूमिकाओं में संपादक के पद पर आपकी कई खबरें ऐसी रही जिन्होंने न केवल सरकार को चेताया बल्कि जन जागृति का काम किया। और इसके बाद न केवल वे कलम और पत्रकारिता सीमित रहे, उन्होंने एक मिशन बनाया कि जो आने वाली पत्रकारिता की नई पीढ़ी है या समाज है जान सके कि हमारे जो महापुरुष हैं, चाहे वो गणेश शंकर विद्यार्थी हों, माखनलाल चतुर्वेदी जी हों या साहित्यकार हों, या हमारे देश और दुनिया में जो पत्रकारिता पर काम हुआ है वो किस तरीके से हुआ, कैसे उस वक्त के लोग बगैर संसाधनों के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। और इस मिशन को उन्होंने पूरा किया और साकार कर दिखाया, जिसका जीता जागता प्रमाण है हमारे भोपाल में स्थित माधवराव सप्रे संग्रहालय, जो एक शोध भी संस्थान बन चुका है जिसमें न जाने कितने विद्यार्थी शोध कर रहे हैं। और आपके इन कार्यों के लिए मैं कहूँ भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से नवाजा, लेकिन उस सम्मान से ज़्यादा आपका जो कर्म है आज भी युवा बिल्कुल अवस्था की तरह आप लगातार सक्रिय हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं आदरणीय विजय दत्त श्रीधर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं इसी पे, क्योंकि जिस सापेक्ष में आपको हमें सुनने का सौभाग्य मिला कि जो हिंदी पत्रकारिता के 200 साल हैं, उद्दंत मार्तंड की जो बातचीत हो रही है, युगल किशोर शुक्ल जी का जो एक जिन्होंने शुरुआत की थी और तमाम कहते हैं कि विरोध, अवरोध और प्रतिरोध के बीच जो शुरुआत की थी, तो वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ और आज जो आप देख रहे हैं पत्रकारिता को, आपका एक लंबा अनुभव और आपकी साधना रही, तो किस तरह देखते हैं इस बदलावों को? देखिए, पत्रकारिता का जो कहना चाहिए वृत्ति है जी, इस समय के साथ ढलती जाती है। पत्रकारिता वैसा कोई विषय नहीं है जैसा राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र या भौतिक शास्त्र है जी। पत्रकारिता बड़े दुनिया में जहाँ जो कुछ हलचल है उसकी सबकी परिव्याप्ति पत्रकारिता में है जी जी। और इसीलिए पत्रकारिता को सामान्य अर्थों में जैसे व्यवसाय कहा जाता है वैसा व्यवसाय नहीं माना जाना चाहिए। इसकी प्रतिबद्धताएं अलग हैं, इसकी प्राथमिकताएं अलग हैं और इसमें दुर्भाग्य से भले ही आज हम टेलीविज़न या इस कारण से ग्लैमर का एक तड़का लग गया है जी जी, लेकिन पत्रकारिता मूलतः एक सेवा है, बिल्कुल एक मिशन है, एक साधना है, एक तपस्या है। क्योंकि पत्रकारिता को लूले की लाठी और गूंगे की बाणी बन के काम करना है। बिल्कुल। पत्रकारिता काम है सूचित करना, शिक्षित करना और प्रेरित करना। बिल्कुल। और मनोरंजन भी करना यदि है तो लोक रंजन है, वो फुआ नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़े उद्देश्य और बड़े व्यापक फलक पर पत्रकारिता काम करती है, इसलिए इसका महत्व भी अधिक है, इसकी चुनौतियाँ भी अलग हैं जी। भारत में जब से पत्रकारिता शुरू हुई जी, इस तरह तरह के अनुभव सामने आते रहे हैं जी। ये आज हम देखते हैं कि वीर भारत न्यास जी, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, दत्तोपंत ठहरी शोध संस्थान, मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग, संस्कृति विभाग, इन सब ने मिल के ये 3 दिन का एक जो यहाँ ये ज्ञान यज्ञ था, विचार यज्ञ था, विमर्श यज्ञ था। क्योंकि 200 साल का ऐतिहासिक अवसर पूरा होना एक मौका देता है बिल्कुल कि आप पुनरावलोकन करें, बिल्कुल आप झांकें अतीत में कि क्या अच्छा हुआ था और कहाँ चूक हो गई थी। दोनों संगठन होते हैं, इससे सबक भी मिलता है, सीख भी मिलती है। फिर आत्मावलोकन भी करें कि हमारी पिछली पीढ़ी ने हमें क्या परंपरा दी, क्या विरासत दी, हमारी धरोहर क्या है और आज हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल आज हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है
और इसके जो आयोजक हैं वो हमारे बड़े धन्यवाद से भी ज़्यादा ही हमारे आभार के अधिकारी हैं जी। क्योंकि जब तक ये विमर्श नहीं होगा तब तक आगे के रास्ते खुलते नहीं हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बढ़िया आयोजन यहाँ हुआ जी। इसमें अब हम देखें अलग अलग कालखंड मिलेंगे आपको जी। युगल किशोर शुक्ल जी। उदंत मार्तंड। अच्छा, कोलकाता की एक बड़ी विशेषता है जी। ये भारत में पत्रकारिता गंगोत्री है। हाँ, और वहाँ से 5 भाषाओं की पत्रकारिता शुरू हुई जी। सबसे पहले अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद वहाँ बांग्ला, हाँ। बांग्ला के बाद उर्दू के बाद फारसी और फारसी के बाद हिंदी। हाँ, 5। उस दौर में केवल एक अखबार जो गुजरात हमारा मुंबई समाचार गुजराती का है वो भर 1 जुलाई 1822 को मुंबई से शुरू हुआ था और वो अभी भी जीवित है। उसके 204 साल पूरे हो गए हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा भारी इतिहास है। ये एशिया का सबसे पुराना अखबार है। जी। तो बाकी 5 भाषाओं की पत्रकारिता को जन्म देने वाला जो हमारा कोलकाता रहा, बंग भूमि क्रांतिकारियों की भूमि, बंग भूमि, संस्कृति की भूमि है, बिल्कुल, साधना और अध्यात्म की भूमि है, बिल्कुल। वो तो वहाँ तो काली की जय होती है। हाँ जी। ये सिलसिला धीरे धीरे चलता गया। युगल किशोर जी केवल 1 साल 7 माह अखबार चला सके क्योंकि मदद नहीं मिली। हाँ, सपोर्ट उनको मिला। लेकिन उसके बाद हमारे पास एक युग है जिसका नाम है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र उनके साथ के जो लोग रहे हैं, चाहे वो प्रताप नारायण मिश्र हों, वो बालकृष्ण भट्ट हों, ये सब लोग, महामना मालवीय भी उसी दौर में। जी जी। तो इन सब लोगों ने ये हिंदी नवजागरण का एक बड़ा काम किया। तो इसलिए जो खड़ी बोली हिंदी के उन्नायक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आता है और वो हिंदी नवजागरण के सूत्रधारी माने जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरा अध्याय आता है, उसको हम लोग जानते हैं द्विवेदी युग। हिंदी साहित्य के इतिहास में भी एक द्विवेदी युग है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती के माध्यम से उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को व्याकरण सम्मत बनाना, उसकी वर्तनी में एक रूपता कायम करना, ये सारे काम उन्होंने किए उसमें। और हिंदी को अनेक लेखक और कवि दिए। हाँ, बड़े बड़े। फिर सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी ने सकल ज्ञान की पत्रिका थी वो साहित्यिक पत्रिका नहीं थी। हाँ, इसमें कविता, कहानी, नाटक, निबंध ये सब तो होते थे, लेकिन उसमें कृषि था, उसमें अर्थशास्त्र था, उसमें विज्ञान था, उसमें पुरातत्व था, सारे प्रकार के। और जो हिंदी में नहीं था अनुवाद करवा के छप पाते थे। बिल्कुल। फिर हम देखें इसके बाद एक आज का युग शुरू होता है जिसमें गणेश विद्यार्थी और पराडकर जी, माखनलाल जी, इस तरह के लोग हैं, अपने तपस्वी सुंदरलाल जी। उस दौर में आप देखेंगे कि इन्होंने तो खड़ी बोली का विन्यास किया आचार्य जी ने। जी। आज ने हिंदी को अनेक शब्द दिए। बिल्कुल भाई, मिस्टर के लिए श्री, मिसेज के लिए श्रीमती, कोरम के लिए गणपूर्ति, प्रेसिडेंट के लिए राष्ट्रपति, ये सारे शब्द उनके यहाँ से आज के बाद। हड़ताल शब्द का पहली बार प्रयोग इसमें हुआ सरस्वती में। और स्वयं माखनलाल जी ने 1927 के भरतपुर हिंदी संपादक सम्मेलन में पहली बार जर्नलिस्ट के लिए पत्रकार शब्द का प्रयोग किया। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं इसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन जब तक कोई दूसरा अच्छा शब्द इसके नहीं मिल जाता तब तक हम इसी का प्रयोग करते हैं। हाँ जी। महामना मदन मोहन मालवीय जी, हिंदी का जो दैनिक हिंदुस्तान था, काला काकर वाला, उसका नाम था हिंदुस्तान। हाँ, हिंदुस्तान। भाषा नीति उन्होंने की कि हम अपने अखबार में हिंदी के शब्दों का प्रयोग करेंगे। खड़ी बोली हिंदी से यदि हमको नहीं मिलेगा तो हम हिंदी की लोक भाषाओं से लेंगे शब्द। लोक भाषा मतलब अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी, इनसे शब्द लेंगे। इनसे भी नहीं मिला तो हम भारतीय भाषाओं शब्द लेंगे। बिल्कुल। और उसके बाद भी यदि जरूरत पड़ी तो अंग्रेजी शब्द लेंगे, लेकिन तभी तक उसका प्रयोग करेंगे जब तक कि हम उसके विकल्प स्थान पर विकल्प में हिंदी का शब्द नहीं गढ़ देते। तो ये हिंदी भाषा के विन्यास में हिंदी का शब्द भंडार बढ़ाने में बड़ी भूमिका रही। माधवराव सप्रे हिंदी नवजागरण के पुरोधा, बिल्कुल, उन्होंने हिंदी की अर्थशास्त्र की शब्दावली तैयार की। वो पहले व्यक्ति थे जो हिंदी में अर्थशास्त्र की शब्दावली बनाने वाले। पहले व्यापार में कुछ था ही नहीं। फिर एक टोकरी भर मिट्टी उनकी पहली कहानी है, मौलिक कहानी जो हिंदी साहित्य में मानी जाती है। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी, द्वारका प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंददास जैसे अनेक उस समय के युवा, होनहार युवाओं को सही रास्ते बताया और ये समझा कि इन्हें किस दिशा में आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। और देखिए सारे राष्ट्रीय महानायक हुए। माखनलाल जी आज हिंदी के महान चिंतक, संपादक, कवि और बड़े महाकवि, और आज़ादी की लड़ाई के बड़े भारी सेनापति। द्वारका प्रसाद मिश्र एक महान संपादक और एक अच्छे कवि और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजनीति में सक्रिय रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। तो ये उनकी सप्रे जी की प्रतिभाओं को,
होनहार प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ा उनका योगदान है। जैसे सर आपने बताया सप्रे जी का नाम लिया आपने, तमाम जो महापुरुष जैसे कहते हैं कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी रहे, अबुल कलाम से लेकर तिलक से लेकर सभी एक तरीके से पत्रकारिता में कहीं ना कहीं ये लोग जुड़े रहे। लेकिन जो माधवराव सप्रे संग्रहालय जो आपने स्थापित किया, सप्रे जी का योगदान है, उस संग्रहालय के बारे में बताइए कि क्योंकि आज उसको देश और दुनिया जानती है, लेकिन इसको स्थापित करने के पीछे कितनी चुनौती और कैसे विचार आया? ये विचार काम शुरू किया जाए तो हमारे यहाँ 2-3 समाज की जो स्वभाव है, पहले तो उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उपेक्षा कर मजाक उड़ाते हैं, फिर उपेक्षा करते हैं, फिर धीरे समझ में आता है कि ये तो कुछ हो रहा है, तो फिर उसका यशोगान करना शुरू कर देते हैं। 2-3 साल यही शुरू हुआ था। लेकिन सप्रे संग्रहालय यदि आज 5 करोड़ पन्नों का एक देश की राष्ट्रीय बौद्धिक धरोहर के संरक्षण कर रहा है, तो इसके पीछे एक बड़ा योगदान है। और उन लोगों का योगदान है जिन्होंने अपने अपने समय में साहित्य में या पत्रकारिता में या शिक्षा में बड़ा कंट्रीब्यूशन जिनका रहा है। उन सब लोगों के घरों से 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी की सामग्री थी, वो सब सप्रे संग्रहालय है। क्योंकि सप्रे संग्रहालय के भरोसा है लोगों को कि यहाँ यदि कोई बौद्धिक धरोहर जाएगी तो सुरक्षित रहेगी, उसका सही उपयोग होगा और आने वाली पीढ़ियों तक वो पहुँचेगी। ये उसका वो है। और अब हम उसको एक दूसरे ढंग से देखते हैं कि ये जो आपका पुस्तकालय सेवा होती है, जो संदर्भ के लिए, सप्रे संग्रहालय लाइब्रेरी नहीं है, सप्रे संग्रहालय एक रिसर्च सेंटर है, शोध के लिए। लेकिन उसके लाइब्रेरी के 3 प्रारूप हैं। एक तो परंपरागत पुस्तकालय, जिसमें लोगों को किताबें पढ़ने के लिए दी जाती हैं, हमारे यहाँ से बाहर नहीं ले जाने देते, वहीं बैठ के पढ़ना, वो भी निगरानी में बैठ के पढ़ना है। तो बहुत सारी किताबें ऐसी जर्जर हैं, नष्ट हो जाए, दोबारा मिलेंगी। तो एक परंपरागत पुस्तकालय की सेवा। दूसरा हमारे यहाँ हुआ है डिजिटाइजेशन। लगभग 27 लाख ऐसे पन्ने जो नष्ट होने के कगार पर थे, उनका खतरा था कि ज़्यादा हैंडलिंग होगी तो ख़राब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, उनको हम लोगों ने डिजिटाइज करा लिया है, तो कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ने के लिए उपलब्ध है। ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं कहीं? ऑनलाइन नहीं, अच्छा वहीं कंप्यूटर पर। जी, क्योंकि उसके लिए नया सिस्टम और बढ़कर पैसा हमारे पास उतना नहीं है। जी। तीसरा होता है ई लाइब्रेरी। आजकल खास तौर से जो हमारे यहाँ प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसकी तैयारी एग्जाम, इसकी तैयारी वाले बच्चे वो हमारे यहाँ बैठ के अपनी तैयारी करते हैं। उनको वाईफाई मिलता है और वहाँ वो सिस्टम लगे हुए, अपना वो या तो लैपटॉप ले आते हैं या आजकल तो स्मार्टफोन का काम चल जाता है। तो ये तीनों सेवाएं सप्रे संग्रहालय कर रहा है। 1251 शोध छात्र वहाँ के सहयोग से, डिग्री तो विश्वविद्यालय देते हैं, लेकिन शोध, हाँ, तो उसमें उन्हें पीएचडी और डीलिट की उपाधियाँ मिल चुकी हैं। और शुरू तो हुआ था, मध्य प्रदेश के लोग आना शुरू हुए, फिर हिंदुस्तान भर के लोग आना शुरू हुए। आज दुनिया भर के रिसर्च स्कॉलर सप्रे संग्रहालय में आते हैं, बैठ के काम करते हैं, और हम लोग बड़ा संतोष होता है जब उन्हें जो चीज़ चाहिए होती है वो उन्हें मिल जाती है। बिल्कुल सर, चूँकि सप्रे संग्रहालय अपने आप में एक आज पूरी दुनिया भर में पहचान बना चुका है। आपको आप और जो पूरा आपका जो कहते हैं कि जो अकेला इंसान नहीं चलता, बहुत सारे साथ और सहयोगी चलते हैं, विचार आने के बाद उसको परोक्ष रूप देते हुए। तो अगर हम कहें कि आपने बताया बहुत सारी दुर्लभ किताबें हैं, मैं खुद लगातार वहाँ जाता हूँ, लेकिन अगर 1 या 2 की बात करें तो क्या वहाँ पर विशेष है? वहाँ सन 1512 की हस्तलिखित पांडुलिपि मिल जाएगी आपको। आपको वहाँ नए पुराने गजेटियर का बड़ा भारी भंडार मिल जाएगा। आपको वहाँ वो पोथे, और जो देखें टीवी पे या कभी हम फिल्म में देखते हैं कि एक ऋषि मुनि बैठे और पन्ने पलट रहे हैं, वैसी पोथियों का भंडार मिल जाएगा। और ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका संदर्भ ग्रंथ सप्रे संग्रहालय में मौजूद ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना अपना अमूल्य समय देने के लिए। और आपकी बातचीत निश्चित ही जो युवा पीढ़ी है, पत्रकार है, उनके लिए नई प्रेरणा काम करेगी। और कहीं ना कहीं जो कर्तव्य बोध की आपने बात की है कि समाज के हित के लिए पत्रकारिता, देश के लिए, और जो युगल किशोर जी का जो ध्येय वाक्य भी था हिंदुस्तान के हित के लिए, तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी जरूर इन संस्कारों को और आपसे अपनाएगी। नई पीढ़ी बहुत जोरदार आ रही है, एक बड़े कहना चाहिए एक कमिटमेंट के साथ आ रही है। इनमें दृष्टि भी है। दूसरी बात है, दाएं बाएं यहाँ वहाँ नहीं भटकते हैं, ये सीधे टू द पॉइंट। तो भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत नमस्कार।